नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संविदा वर्ग 2 के 24 फरवरी 2019 को आयोजित प्रश्न पेपर के 20 क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये मैथ्स का हमने टॉपिक लिया था, हम सिर्फ मैथ्स के टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हमने कवर कर लिए थे। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। 20 के आगे हमारा अगला प्रश्न 21वां है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन करें। 9 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन कैसे हम करेंगे, कि कैसे देखकर पता करेंगे कि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो उसके अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर हम पहली संख्या में अंकों का योग देखें तो 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 1 34, 36 और 39 होगा। वो 9 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट, 3 और 4 7, 2 9, 5 14, 8 22, 1 23 और 6 29, ये भी विभाजित नहीं होगा। अगला, 6 और 7 13, 8 21 और 9 30, 5 35, 4 39 और 8 47, ये भी 9 से विभाजित नहीं होता है। नेक्स्ट, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 6 18, 2 20, 7 27 और 9 36, ये 36 जो है वो 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्लियर? इसलिए आंसर होगा 4 5 3 6 2 7 9। अगला प्रश्न, यदि बहुपद, एक बहुपद दिखे रखा है, का एक शून्यक अन्य का व्युत्क्रम है तो m का मान ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। अब चूंकि ये जो बहुपद है ये द्विघातीय बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो दो होगी, दो शून्यक होंगे इसके। तो प्रश्न ये कह रहा है कि वो जो शून्यक है वो दोनों एक दूसरे आपस में व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टे। अगर एक शून्यक ए है तो दूसरा 1/a होगा, ऐसा कहना चाह रहा है वो। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि जो दोनों शून्यक है वो यदि व्युत्क्रम है तो m का मान क्या होगा, ये हमें जानना है। क्लियर? तो यहां पर शून्यकों का जो गुणा होता है उसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, c मतलब जो कांस्टेंट है और a मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है वो। तो यहाँ पर c की वैल्यू 4m है और a की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 4। अब चूंकि शून्यक जो है, एक एक को यदि मैं लेट से मान लेता हूं कि p, तो दूसरा उसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा? 1/p, है ना। तो ये दोनों तो आपस में कट के एक ही आएगा, मतलब शून्य चूंकि चूंकि व्युत्क्रम है इसलिए उनका गुणा एक बनने वाला है। अब यहाँ से हमें समीकरण को हल करके m का मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। एक में m स्क्वायर प्लस 4 का गुणा करेंगे और बराबर में इधर 4m, ये 4m भी दूसरी तरफ जाएगा तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब m बराबर 2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। करेक्ट आंसर 4। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि एक पॉलिनोमियल दिया है बहुपद का घटक x माइनस 1 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। घटक को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फैक्टर। इसका एक घटक x माइनस 1 है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 से इस पूरे बहुपद में पूर्ण रूप से भाग जाता है। अब पूर्ण रूप से भाग जाता है, अगर ऐसा होगा इसका मतलब x माइनस 1 अगर घटक है तो x माइनस 1 बराबर 0 से x की वैल्यू आती है 1, वो एक शून्यक होगा। ठीक है, अब x बराबर 1 जो है, मतलब यह मैं कहूं कि 1 है, वो शून्यक है इस बहुपद का। शून्यक है इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो बहुपद का मान शून्य होगा कब? जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1 रखो,
तो यहाँ से आएगा 0 बराबर 1 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5m। ये माइनस 5m दूसरी तरफ चला जाएगा और इधर बचेगा 5। तो इसे हल करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 1, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंड द होल नंबर्स, पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखो इसको आप जब हल करोगे तो इसको हल करने का एक जो दूसरा आसान तरीका है वो मैं समझाता हूँ कि 8725 को आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अभी जो 16 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4 लिख सकते हो, है ना। और जो 625 है उसे आप लिख सकते हो 5 की घात 4। अब चूंकि और 2 और 5 दोनों की घात 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं 8725 और 2 गुणित 5 की घात 4। अब 2 गुणित 5 कितना होता है, 10। 10 की घात 4, ठीक है, 10 की घात 4 मतलब 10, एक के पीछे 4 जीरो। तो 8725 इंटू 10,000। अभी इसका गुणा करेंगे तो आप बड़े आसानी से गुणा कर सकते हो, ये आएगा गुणनफल। तो ये नहीं, सॉरी यही आंसर होगा हमारा, थर्ड फोर्थ भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज 87250000। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जेम्स is inside an aeroplane flying at height of 7,000 मीटर above the sea. जेम्स एक हवाई जहाज के अंदर है जो समुद्र तल से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, ये समुद्र तल है, इससे 7,000 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है जो हवाई जहाज से 1/6 ऊंचाई जितना समुद्र तल के नीचे है। ठीक है, एक पनडुब्बी है वो इसके जस्ट नीचे है, ऐसा वो कह रहा है समुद्र में। ठीक है, एक विशेष बिंदु पर, है ना, ये एक बिंदु है जिस पर ये ठीक पनडुब्बी के ऊपर है जो हवाई जहाज के 1/6 ऊंचाई जितनी समुद्र तल के नीचे है। हवाई जहाज की जो ऊंचाई है उसका 1/6 जो है उतना ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर मतलब 1/6 किसका, 7,000, इतनी समुद्र के अंदर है पनडुब्बी। ठीक है, और ये हवाई जहाज है। अभी जेम्स एवं पनडुब्बी के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है ये निकालना है। तो बेसिकली हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7,000 और 7,000/6। ठीक है, एलसीएम आएगा 6, तो इधर 6 गुणित 7,000 प्लस 1 गुणित 7,000, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 7,000/6। तो 49,000/6। इसे आप हल कर सकते हो, हल करोगे तो आएगा 8166.66। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। क्लियर। इंग्लिश में आई थिंक ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है। विच इज बिलो द सी एट अ लेवल, ओके नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अनिल इज 6 ईयर ओल्डर देन अखिल। अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है। अनिल जो है वो अखिल से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, आगे कह रहा है अखिल आयु में विजय से 36 महीने छोटा है। 36 महीने छोटे का मतलब क्या हो गया, 3 साल छोटा। तो अखिल जो है वो 3 साल छोटा है किससे, विजय से। तो यदि विजय की आयु y के रूप में लिखी जाती है तो अनिल की आयु क्या होगी। अगर विजय की आयु y है तो अखिल 3 साल छोटा है तो उसको क्या लिखेंगे, y-3, है ना। और अब यदि हम बात करें अनिल की, तो अनिल की जो आयु है वो अखिल से 6 वर्ष बड़ी है, तो उसमें हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो y-3 प्लस 6 करेंगे। अभी y-3 प्लस 6 को अगर आप हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y+3। अच्छा, लेकिन इसी फॉर्मेट में ही आंसर दिया हुआ है, 6 + y-3, सेकेंड वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये वाला पोर्शन। अगला प्रश्न, यदि 76x - 189y
इक्वल्स टू -37 एंड -189x प्लस 76y इक्वल्स टू -302। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण हल करना है हमें। एक है 76x माइनस 189y इक्वल्स टू -37 और दूसरी समीकरण है -189x प्लस 76y इक्वल्स टू -302। ओके, अभी यहाँ पर यदि हम दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ें और दोनों समीकरणों को एक बार घटाएं तो हमें दो नई समीकरणें प्राप्त होगी जो कि थोड़ी आसान संख्याओं में होगी। तो अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 76 और -189, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये आएगा -133, सॉरी -113x। दूसरे में भी आएगा -113y और इधर आएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 339 माइनस का। ठीक, इसी समीकरण को अगर मैं -113 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 3। ये जोड़ने पर नई समीकरण बनी। इसी प्रकार से अगर हम घटाएं तो घटाने पर क्या समीकरण बनेगी, देखो 76 माइनस ऑफ -189, तो ये जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा 15 का 5 हासिल आया 1, 16 का 6 हासिल आया 265x और ये बनेगा -265y और ये बनेगा प्लस का, हाँ प्लस का बन जाएगा 2, इसको माइनस, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5, फिर 9 में से 3 जाएंगे तो 6 और 265। ठीक है, अभी 265 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारा एक और दूसरा समीकरण बन गया। ठीक, अभी हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 3 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 और x की वैल्यू 2 है। तो इस समीकरण में जब आप रखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये नहीं है, ये भी नहीं है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 1। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 678 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित ऊंचाई और चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और वो प्रश्न ने दी है 678। 2 इंटू, अच्छा 2 से भाग ही दे देते हैं तो आसान हो जाएगा। ये 2 का हम भाग दे देते हैं इस तरफ और बाकी बचेगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो मतलब 12 गुणित 9। फिर लंबाई गुणित ऊंचाई, तो लंबाई तो 12 है, ऊंचाई हमें नहीं पता तो एच रहने देते हैं। फिर चौड़ाई गुणित ऊंचाई मतलब 9 इंटू एच बराबर 2 से भाग देंगे अगर इधर तो ये बनेगा 339। ठीक है, 12 गुणित 9 हो जाएगा 108 और 12h और 9h मिलकर हो जाएगा 21h, 339। 108 को उधर घटा देंगे तो 21h बराबर बचेगा 1, 3 और इधर 2। ठीक है, 231। अब 21 से जब आप भाग दोगे तो ये आएगा 1 और फिर 2 बचेगा तो 21 और बचेगा तो ये 1 बार एच की वैल्यू हो जाएगी 11। तो ऊंचाई हो गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, गणितीय प्रतिरूपण मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम है। ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। नेक्स्ट, पाठ योजना का मुख्य भाग, ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे हमें हल करना है। बेसिकली क्या है, दो बहुपद है, हमें उनका भाग देना है आपस में। ठीक है, तो बहुपदों का भाग देने के लिए हम गुणनखंड कर सकते हैं इसे आसानी से। 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 और बटे में लिखा गया है
26y² 5y+7। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं y² और y³ है ऊपर, यहाँ y³ है और यहाँ y²। इसका मतलब क्या है कि ऊपर y 3 बार है और नीचे y 2 बार है। तो जब हम इन्हें काटेंगे तो y ऊपर एक बार बचेगा, तो y ऊपर आएगा एक बार, तो ये कट गया। अभी 39 और 26, इसको अगर हम 13 से काटेंगे तो 39 को 13 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, और 26 को काटेंगे 13 से तो ये जाएगा 2 बार। ठीक। अच्छा, अभी ये जो है इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को निकालो बाहर, बचा कितना अंदर, 25y² -49, और नीचे 5y+7 है। क्लियर? ओके। अभी अगला देखो, अभी यहाँ भी 2 से 2 कटेगा तो ऊपर बचा 3y। अभी 25y² को हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, -49 को लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, नीचे है 5y+7। इसे जब हम हल करेंगे तो 3y, अब आप जानते होंगे कि a² - b² क्या होता है, a - b a+b। उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो 5y² -7² हो जाएगा 5y - 7 एंड 5y+7। नीचे 5y+7 ऑलरेडी है तो ये भी आपस में कट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल बचेगा वो बचेगा 3y 5y-7। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, 3y 5y-7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज ए बी सी डी एफ समरूप है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 25:9 है। समरूप मतलब सिमिलर ट्राइंगल है। ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया डी ई एफ। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 25:9, मतलब अगर इसका 25 है तो इसका कितना होगा, 9। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं और क्षेत्रफल के बीच में एक सूत्र होता है कि भुजा जो है उनका जो अनुपात होता है उसके वर्ग, जो वर्गों का अनुपात होता है क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो यहां पर हम भुजाओं का अनुपात यदि निकालना चाहें तो हमें क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल कर देना चाहिए। अब क्षेत्रफल कितना है, 25 और 9, तो उसके अनुपातों का वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3, मतलब 5:3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5:3। अगला प्रश्न, यदि एक आंकड़े के माध्य और बहुलक क्रमशः 11 तथा 8 है तो माध्यिका क्या होगी। अभी यहां पर एक फॉर्मूला बनता है जो आपको याद रखना चाहिए कि मोड जो है वो होता है 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। यदि हिंदी में लिखें तो 2 टाइम्स माध्य, 3 टाइम्स माध्यिका, और ये है बहुलक। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, माध्य और बहुलक दिया है। माध्य दिया गया है 11, और बहुलक दिया गया है 8, और हमें माध्यिका निकालना है। माध्यिका को हम x लिख देते हैं। तो सिंपल सी इक्वेशन है, ये 2 × 11 कितना होगा, 22। ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस, 22 और 8 जुड़कर हो जाएगा 30। तो 30 बराबर 3x, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, मतलब बहुलक कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में डीसी बराबर 16 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी एवं डी।
इसमें डीसी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, मतलब ये 16 सेंटीमीटर हो गया। यदि संगत भुजाएं ए बी और ए डी की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, क्या कह रहा है, संगत जो भुजाएं हैं ए बी और ए डी, इनकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, ये वाली हाइट, ठीक है। ए एक 8 है और दूसरी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एडी निकालना है, एडी का मान कितना होगा वो जानना है। अभी देखो, अगर हम समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। अब अगर हम आधार ए बी को माने तो ए बी जो है वो और डीसी तो बराबर है, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, 16। अब ए बी हमारा आधार हो गया 16 और ऊंचाई है 8, तो वहां से क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा 16 गुणित 8, क्लियर। एक क्षेत्रफल यहां से हमें मिल गया। यदि मैं आधार मानता हूं एडी को, जो कि हमें निकालना है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ऊंचाई क्या होगी, ये 10, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, एडी गुणित 10। तो यहां से हमें क्षेत्रफल की मिल रही है वैल्यू एडी गुणित 10। अब चूंकि चाहे आप आधार किसे भी मानो, जो समानांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा। इसका मतलब ये जो दोनों क्षेत्रफल लिखे हैं ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इस यहां से हम लिख सकते हैं 16 गुणित 8 बराबर एडी गुणित 10। अब ये 16 गुणित 8 हो जाएगा 128, और जो 10 का गुणा है वो भाग में चला जाएगा, तो एडी की वैल्यू आएगी हमारे पास 12.8, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। यदि पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 एवं अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है, तो 13वें प्रेक्षण का माध्य क्या होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर अगर बेसिकली प्रश्न क्या कह रहा है कि टोटल 25 संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें से ये जो 2500 संख्याएं हैं, इनका माध्य प्रश्न में दिया गया है 36, ठीक। इनमें से पहले जो 13 है उनका माध्य है 32, और अंतिम 13 जो है उनका माध्य है 39। तो 13वीं संख्या जो हुई, एक सेकेंड, तो ये जो 13वीं संख्या है इसका हमें मान निकालना है। तो यदि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कि पहले 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 13 गुणित 32, क्योंकि औसत 32 है, तो संख्याओं का योग हो जाएगा औसत गुणित कुल संख्याएं कितनी है, और अंतिम 13 संख्याओं का योग हमें देखना है, तो वो हो जाएगा 13 गुणित 39। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सभी संख्याओं का योग आ रहा है, परंतु जो 13वीं संख्या है वो 2 बार आ रही है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि सभी संख्याओं का योग और प्लस 13वीं संख्या। अब इसमें से यदि मैं सभी संख्याओं का योग घटा दूं एक बार, तो बचेगा क्या, सिर्फ 13वीं संख्या। अभी सभी संख्याओं का योग कितना कैसे निकालेंगे, तो चूंकि सभी संख्याएं हैं 25, और उनका योग निकालने के लिए उनका औसत से गुणा कर देंगे। इसे अगर आप हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 और 32 का गुणा करेंगे तो आएगा 416, प्लस 13 और 39 का गुणा करेंगे तो आएगा 507, माइनस 25 गुणित 36 करेंगे तो ये आएगा 900। इसे आप हल करोगे तो आंसर आएगा 23, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 23, फोर्थ वाला, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। वह क्या अनुपात है जिसमें बिंदु ए एवं बिंदु बी को
मिलाने वाली रेखा y अक्ष द्वारा विभाजित की जाती है। तो देखो -3,4 ये कहाँ आएगा, लगभग x का माइनस है और y का प्लस यहाँ कहीं आएगा, और 2,-6 x का प्लस और y का माइनस यहाँ कहीं आएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं अगर, तो इस पर y एक्सिस जहां पर इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करेगी वो किस अनुपात में विभाजित होंगे ये हमें पता करना है। तो भी ये y एक्सिस, अच्छा मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ -4,3 और यहाँ 2,-6। अब ये y एक्सिस का जो भी बिंदु होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा ये तय बात है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो हम इसको 0,y लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि इसे ये m,1 के अनुपात में तोड़ता है, ठीक है, या चलो m/n ही ले लो तो आपको समझने में आसानी होगी, m/n के अनुपात में तोड़ता है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला कि जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसका x निर्देशांक होता है m×x1 + n×x2 डिवाइड्स बाय m+n। यहाँ पर जो बिंदु डिवाइड कर रहा है उसका x निर्देशांक है 0, इसलिए मैं लिखूंगा 0 बराबर m की वैल्यू हमें नहीं पता, और m का गुणा होता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ, मतलब m का गुणा होगा 2 के साथ प्लस n, अब n का गुणा होता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये होगा -4 डिवाइड्स बाय m+n। अभी m+n का अगर हम गुणा इस तरफ 0 से करेंगे तो वो तो बन जाएगा 0, और ये आएगा 2m - 4n, ये 4n दूसरी तरफ जाएगा। अभी ये n को इधर नीचे ले आते हैं और 2 को इधर नीचे, तो 4/2 इसे हल करेंगे तो आएगा 2/1, और इधर आ जाएगा m/n। तो m और n का अनुपात कितना आ रहा है, 2:1। आंसर होगा हमारा सेकेंड, 2:1। ठीक है, अगला प्रश्न, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर किनारों वाली 3 घन का अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं। 3 घनों के अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं, तो परिणामी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। 3 cubes each of edge 4 centimeter are joined end to end horizontally। ठीक है, मतलब प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि जो 3 घन हैं वो आपस में हॉरिजॉन्टली जुड़े हुए हैं। कैसा होगा इसका एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये एक घन हो गया, अब दूसरा घन इसी में इस तरह से जुड़ा हुआ है, और तीसरा भी इस तरह से जुड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इनकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, सभी भुजाएं। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है हमें, लेटरल सरफेस एरिया। अभी लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है, जो वर्टिकल खड़ा होता है ना, उस सरफेस एरिया उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सरफेस एरिया हमें निकालना है। अभी ऐसे ही 2 सतहें पीछे और लेफ्ट साइड में भी होगी, तो ये जो क्षेत्रफल हमें निकालना है इसकी लंबाई यदि हम देखें तो ये कुल लंबाई हो जाएगी 4 × 3 मतलब 12, और ये तो 4 ही रहेगी। अच्छा, ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो सबसे पहले यदि हम इस वाले सतह का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो लंबाई हो गई 12 और सॉरी, तो लंबाई होगी 12 और ऊंचाई होगी 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 × 4, 12 × 4। और ऐसी 2 सतहें हैं इसलिए इंटू 2, क्योंकि इसके पीछे भी रहेगा। इसके बाद ये जो दूसरी सतह है इसकी लंबाई और ऊंचाई ये है 4 और 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4। और ऐसी भी 2 सतहें हैं,
इसलिए 2 बार। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो 12 चौक 48 और 2 96 प्लस 4 चौक 16 और 2 32। अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 एंड 1 2, सो 128 आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। ये चलो, तो अभी इस वीडियो में आज हम 20 क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं। अब अगले 20 प्रश्न और बचे हैं जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।